संस्कृत को व्याख्यायित करना प्रारंभ करते हैं। मानव के निर्माण से लेकर के और मानव के विकास की उच्चतम अवस्था तक पहुंचने तक मानव जिस प्रकार के कार्य व्यवहार के द्वारा अपने आप को स्थापित करता है, जिस तरह के सिद्धांतों और व्यवस्थाओं को स्थापित करने की कोशिश करता है, अगर सामान्य भाषा में और समग्रता में देखा जाए तो हम सभी उसको संस्कृत के रूप में व्याख्यायित कर सकते हैं, संस्कृत के रूप में स्थापित कर सकते हैं। संस्कृति धीरे धीरे अपने आयाम का विस्तार देती है और संस्कृत अपने आयाम का विस्तार देते हुए बहुत सारे आयामों को अपने साथ समेटने की कोशिश करती है। वो अपने कई सारे मूल तत्वों को एक साथ लेकर के बढ़ती है। जैसे अगर कहा जाए तो हम लोग संस्कृत में भाषा के विस्तार को भी देख सकते हैं, संस्कृत में संस्थाओं के विस्तार को भी देख सकते हैं, संस्कृत में व्यक्ति की निष्ठाओं के समर्पण को भी देख सकते हैं, संस्कृत में व्यक्ति के क्रियाकलापों को भी देख सकते हैं, संस्कृत में व्यक्ति के उन आचार और व्यवहारों को भी देख सकते हैं जिनके कारण व्यक्ति का अस्तित्व समाज में स्वीकार किया जाता है और समाज जिसके साथ खड़ा होकर के उस अस्तित्व को सामाजिक अस्तित्व के रूप में व्याख्यायित करता है। जब हम लोग संस्कारों की बात करते हैं तो संस्कार इसी संस्कृत के अंदर निहित संस्कृत का एक ऐसा भाग है जो व्यक्ति के उस जीवन को पूर्ण करने की कोशिश करता है जिसको हम व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन कह सकते हैं, व्यक्ति का पारिवारिक जीवन कह सकते हैं, व्यक्ति का सामाजिक जीवन कह सकते हैं। क्योंकि बार बार अगर हम मानदंडों और मूल्यों के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं या कोशिश करने की प्रक्रिया में अपने आप को आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि वो एक निश्चित आवरण के साथ ही आगे बढ़ती है, यानी निश्चित मानदंडों के साथ आगे बढ़ती है, जिसे हम मानव जीवन के संस्कार कह सकते हैं। और ये मानव जीवन 16 संस्कारों के साथ आगे बढ़ता है। इन्हीं 16 संस्कारों में प्रारंभ से लेकर अंत तक शिक्षा के सारे गुण समाहित हैं। इन्हीं 16 संस्कारों के विकास के माध्यम से ही व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ व्यक्ति बनाता है और संस्कृत के अवयवों का विस्तार कर समाज को संस्कृत के अनुरूप चलने के लिए और संस्कृत के तत्वों का समाज के अंदर समाहित कर उसको अपने आचरण में स्थापित करने की कोशिश करने की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। हम सभी जब इन सब की बात करते हैं, शिक्षा को, संस्कार को और संस्कृत को एक साथ देखने की कोशिश करते हैं, तो शिक्षा यद्यपि इन दोनों के अंदर समाहित है, लेकिन शिक्षा ही वह व्यवस्था है जो हमको बताती है कि हम विवेक को बुद्धि में कैसे परिवर्तित करते हैं। बुद्धि को विवेक में परिवर्तित करने की पूरी प्रक्रिया यानी सत्य असत्य का ज्ञान शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त होता है। या विद्या सा विमुक्तये की संकल्पना भारत के इस प्राचीन मनीषा से भारतीय समाज में स्थापित हुई है। जब हम सभी इस दर्शन पर बात करते हैं तो ये संस्कार और संस्कृत को समाहित करके एक ऐसे समाज के निर्माण का आधार स्तंभ है शिक्षा, जो यह बताती है कि व्यक्ति को अपने मानदंडों पर चलने के लिए किन किन चीज़ों का सहारा लेना चाहिए, किन का सहारा नहीं लेना चाहिए, किन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, किन के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्या हमारे लिए उपयोग में लाने वाली चीज़ें हैं, क्या हमारे लिए अनुपयुक्त हैं, क्या सत्य है, क्या असत्य है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यह एक ऐसी सामासिक शब्दावली है शिक्षा, संस्कृति और संस्कार, जो समाज को पूर्ण समाज की तरफ परिवर्तित करने की कोशिश करती है। इसमें से अगर किसी अवयव को छोड़ दिया जाए तो समाज अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाए। वर्तमान समाज में हम सभी देखते हैं कि कई बार संस्कारों के क्षरण के कारण समाज में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं। वही प्रश्न उठता है शिक्षा पर और वही प्रश्न उठता है संस्कृत पर। अगर संस्कार नहीं होगा तो शिक्षा नहीं होगी, शिक्षा नहीं होगी तो संस्कृत नहीं होगी, संस्कृत नहीं होती तो मानव के अस्तित्व का संकट अपने आप आ जाएगा। यानी जिस तरह से हम सभी जीते आए हैं, जिस जीवनचर्या का हम सभी पालन करने आए हैं, उसमें किसी भी प्रकार का क्षरण संस्कृत का क्षरण होता है और उस संस्कृति में परस्पर उत्तरोत्तर विकास की प्रक्रिया देखी जाती है। हम सभी जिस कालखंड का भी अध्ययन करते हैं वहां देखेंगे कि संस्कृतियों का कभी पतन नहीं हुआ है। संस्कृत चिरजीवी होती है। चिरजीवी का मतलब है कि वह अपने आप में नए तत्वों को समाहित करती रहती है, पुराने तत्वों का परिमार्जन करती रहती है। इस प्रकार से
संस्कृति जब नए तत्वों को समाहित करती है और पुराने तत्वों का परिमार्जन करती है तो उसमें शिक्षा और संस्कार दोनों अपने आप आकर के जुड़ जाते हैं। और वर्तमान राष्ट्रीय समाज का सबसे बड़ा संकट यही है कि हम अपनी संस्कृति को छोड़ करके पर संस्कृति की तरफ जा रहे हैं, पर व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं, और उसके लिए अपने इन अवयवों को, यानी हम खुद संस्कारवान बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, पर संस्कारों के ऊपर इतने बड़े प्रश्न खड़े कर दिए जा रहे हैं कि हमें संस्कार कहाँ से प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, किस प्रकार से प्राप्त होगा। संस्कार परिवार से और स्वतः आत्म परिष्कार से प्राप्त होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे मनुष्य अपने विवेक का इस्तेमाल कर जीवन के किसी भी कालखंड में प्राप्त कर सकता है, कभी भी उसको ग्रहण कर सकता है, कभी भी उसके अनुसार आचरण कर सकता है। कुछ ऐसे निश्चित सांस्कृतिक तत्व हैं जिनको अपने शरीर में आत्मसात करके, अपने मन मस्तिष्क में आत्मसात करके वह अपने पूर्वजों के आदर्शों और परंपराओं का भी पालन कर सकता है। इस प्रकार श्रेष्ठ समाज के निर्माण में, श्रेष्ठ व्यवस्था के निर्माण में संस्कृति, संस्कार और शिक्षा तीनों जब एकीकृत होकर के चलेंगी तभी एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण होगा। इस श्रेष्ठ समाज जिसकी संकल्पना हमारे पूर्वज सदियों से करते आ रहे हैं, जिस समाज को लेकर के हम सभी जी रहे हैं और जिस समाज के निर्माण के लिए हम सभी प्राकृतिक संसाधनों का, मानवीय संसाधनों का, यानी दैवीय संयोगों का सहारा लेकर के जिस समाज को निर्मित करना चाहते हैं, जिस समाज को स्थापित करना चाहते हैं, उस समाज की आधार भूमि संस्कृत पर खड़ी हुई है, उस समाज की आधार भूमि संस्कार पर खड़ी हुई है, उस समाज की आधार भूमि श्रेष्ठ शिक्षा पर खड़ी हुई है। और हमारे विद्वज्जन तो हर समय ये बात कहा करते थे कि किसी भी समस्या के समाधान का एक ही रास्ता है, श्रेष्ठ शिक्षा व्यवस्था। इसीलिए हम गुरुकुलों में साथ साथ सब कुछ प्राप्त करते थे। वहाँ केवल शिक्षा ही नहीं प्राप्त करते थे, वहाँ संस्कृति भी प्राप्त करते थे। कैसी संस्कृति? मानव के सह अस्तित्व की संस्कृति। कैसे लोगों के साथ मिलकर के हम सभी काम कर सकते थे। हमारे विद्यार्थी गांव के क्षेत्र में जाकर के वहाँ से अन्नदान में मांग करके लाते थे, साथ में मिलकर के भोजन का निर्माण करते थे, साथ में मिलकर के अध्ययन करते थे, साथ में मिलकर के अपने चराचर जीवों के बारे में भी संकल्पना करते थे। जंगल में आश्रम होते थे, यानी मानव और मानव के साथ जीवन जीने वाले सभी प्रकार के चरों के बारे में एक एकीकृत स्थान पर अध्ययन करके उनके साथ सहअस्तित्व के जीवन जीने की जो अद्भुत कला भारत में प्रारंभ से ही पाई जाती है, वहीं से शायद संस्कृत का एक वृक्ष खड़ा होता था। और वो संस्कृत का वृक्ष शिक्षा के उस विशाल मंदिर से अपने आप का पोषण लेता हुआ पूरे वातावरण में पुष्पित पल्लवित होता था, फैल जाता था। और हम सभी वहाँ से संस्कारों की वो व्यवस्था लेकर के, संस्कारों की शिक्षा लेकर के, संस्कारों का ज्ञान लेकर के जिस संस्कृत के उन्नयन के लिए प्रयासरत करते थे उसे ही राष्ट्रीय संस्कृत कहा गया, उसे ही हम सभी मानवीय संस्कृत कहते हैं। और उसी संस्कृत के सह अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हम सभी नित्य प्रयास कर रहे हैं। और यही संस्कृति, संस्कार और शिक्षा का सह अस्तित्व है जो मानव को मानव और अन्य प्राणियों को अन्य प्राणी के रूप में स्थापित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।